हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडो ग्लोबल वॉच। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कमाल का टॉपिक है। कमाल का टॉपिक क्या है, इस पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जापान के बारे में। वह जापान जो टेक्नोलॉजी में दुनिया में अपने आप को टॉप पे प्रदर्शित करता है। वो जापान जो कभी सेकंड वर्ल्ड वार में हारने के बाद अपने पास ना तो कोई सैनिक रखता है। वो जापान जो सेकंड वर्ल्ड वार में हारने के बाद अपने सारे सुरक्षा इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे देश को समर्पित करता है। जानेंगे कि वो देश कौन था और अभी तक जापान ग्रो कैसे करता रहा और जापान अभी किया क्या है। हाँ, जापान ने अभी एक हाल ही में वहाँ के जो संसद है उन्होंने एक फैसला लिया है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं कि वो अपना एक खुफिया एजेंसी बनाएंगे। वो क्या है, कैसे होगा, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही विस्तार से जानेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जापान जो कि एकमात्र एशिया कॉन्टिनेंट का एकमात्र देश है जो कि डेवलप्ड है, मतलब विकसित है। विकसित का अर्थ क्या होता है? अगर आप लोग इकोनॉमी पढ़े होंगे तो ये होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की जो ज़रूरत है, यूँ कहें कि डिमांड एंड सप्लाई सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उसे विकसित कंट्री में माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट का एकमात्र देश जो कि विकसित है तो उसकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। ये दुनिया की सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है। अब सोचिए, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कोई हो और वो अपने पास कोई खुफिया एजेंसी ना रखती हो, ये कैसे संभव है? मतलब आपके या मेरे या कोई आम इंसान के दिमाग में ये जरूर आएगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और वो खुफिया एजेंसी जो कि किसी देश की एक यूँ कहे कि रीढ़ की हड्डी हो जाती है, जिससे वो अपने आप को स्टेबल करता है, अपने आप को स्ट्रांग दिखाता है। आज ईरान और इजराइल या यूँ कहें कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल इसलिए हावी है क्योंकि उसके पास मोसाद है। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है। मोसाद का काम ये है कि इजराइल के बारे में कोई अगर कहीं पे भी बैठ के कुछ बोल दे तो आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर वो इंसान उस जगह पे मरा हुआ मिलता है। ये मोसाद के बारे में बताया जाता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि इजराइल ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि अगर सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री एक साथ मिले हैं तो उसे हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई अमृत का घड़िया पी के आया है, नहीं। लेकिन वो हार क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके पास मोसाद है। अब ये वापस से टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे इसलिए आते हैं कि जापान अभी तक क्यों नहीं रखा। देखिए, जापान रखा क्यों नहीं ये बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या जापान कभी रखा था और अभी क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुत ही पीछे चलते हैं, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे 1914 में। ये वो दौर था जब दुनिया एक वर्ल्ड वार देखने वाली थी। जी हाँ, 1914 में पहला वर्ल्ड वार शुरू होता है जो कि 1918 यानी 4 सालों तक चलता है, जिसमें बहुत सारी तबाहियाँ मचती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े देश उसमें शामिल होते हैं। फिर जैसे तैसे चलता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है उसमें जर्मनी को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित करके उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कराया जाता है, जिसका बदला लेने के लिए 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट करता है जर्मनी का ही तानाशाह हिटलर, जिसको जर्मनी का चांसलर उस टाइम पे भी बोला जाता था, लेकिन मैक्सिमम लोग उसे एक एज तानाशाह ही मानते हैं। उस टाइम जर्मनी में भी हिटलर का जन्म हो चुका था। हिटलर ने 1914 की घटना देखी थी, इसीलिए उसके अंदर वो रोष भरा हुआ था। वहीं से इस जो घटना है इसकी शुरुआत होती है। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और मित्र राष्ट्र जिसमें रसिया और अमेरिका ये दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं, किससे? ब्रिटेन और सारे देशों से। उस समय ब्रिटेन का एक छत्र राज हुआ करता था पूरे ये धरती पे। लगभग 80 देशों पे उसका उस टाइम पे शासन हुआ करता था। जैसे हम लोग भी थे, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया। आसियान कंट्री जितने भी थे उन पे वो राज का रूल करता था। और बहुत सारे देश से ऊपर के जो थे, जैसे वियतनाम हो गया, ये सारे देश से अगर देखा जाए तो उन सब पे भी ब्रिटेन का ही कब्जा हुआ करता था। तो उस टाइम पे जब 1939 में हमला होता है, 1945 में जाके अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है जापान के ऊपर, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया जाता है। उस समय जापान भी एक बहुत ही पावरफुल देशों में आता था, जो कि कभी भी चाइना और रसिया को आंख दिखा देता था। 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं, जिससे पूरी तरीके से जापान तबाह हो जाता है। जापान के पास कुछ भी नहीं बचता। उस टाइम पे जापान ने
अपने आप को सरेंडर किया अमेरिका के सामने। फिर जापान एक नए तरक्की के मार्ग पे चलने के लिए जापान ने एक कसम खाई। कब? 1947 में, क्योंकि 1945 में युद्ध समाप्त हो चुका था। उस टाइम तक जापान अपने आप को हारा हुआ मान चुका था। और उसके बाद जापान 1947 में अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लाता है। उसमें एक आर्टिकल ऐड करता है, आर्टिकल 9। उस आर्टिकल 9 में जापान ये लिखता है साफ साफ कि मुझे किसी से युद्ध नहीं करना है। अगर उसे किसी से युद्ध नहीं करना था तो ये बात वहाँ से ये आती है कि अगर कोई युद्ध नहीं करेगा उसे खुफिया एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1947 में ये घटना घटती है। उसके बाद आगे चलने के बाद उसे ये ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं, जापान को भी कुछ तो एक एश्योरेंस की नीड तो होगी, जिसको पूरा करता है 1951 में जापान और अमेरिका के द्वारा जो ट्रीटी साइन की जाती है। 1951 में जो ट्रीटी साइन की जाती है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ये बात कहता है कि मैं जापान आपको क्या दूंगा, सह दूंगा, आपके सैन्य में मदद करूंगा। कोई आप पे हमला करेगा तो मैं जापान पे हमला मतलब अमेरिका पे हमला मान के आपके मदद करूंगा। और जापान में और हमारे अमेरिकी सैनिक रहेंगे, खुफिया जानकारी जो है उसको भी हम लोग साझा करेंगे। ये सारी चीज़ें 1951 में साइन होती है। तो जापान ने भी साफ साफ कहा कि ठीक है, मुझे कोई इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमसे पैसे ले लीजिए और सारी चीज़ें, आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को अश्योर कीजिए, ये मेरे लिए ज़्यादा सही है। मैं और सारी चीज़ों पे ध्यान दे लूँगा, जैसे टेक्नोलॉजी और सारी फील्ड में। और जापान ने वही किया। पिछले 50 से 60 सालों में जापान ने टेक्नोलॉजी में असीमित ग्रोथ किया। सोचिए, वो देश जो कि साल भर में 3 बार तो डूब जाता है क्योंकि वहाँ पे भूकंप वगैरह बहुत आते हैं, दुनिया का उगता हुआ सूरज कहा जाता है। अब ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूर्व में सबसे पहले सूर्य वहीं पे उगता है। तो ये समझिए कि ऐसा देश कि जो इतना ज़्यादा विविधताओं में हो उसके बावजूद भी ग्रो किया। अब जाके ही क्यों इस चीज़ की ज़रूरत आई कि पहले उसने हथियार खरीदे, फिर उसने हथियार बनाने की सोची, फिर उसने अपनी खुद की सेना बनाने की सोची, अब जाके उसने अपनी खुफिया एजेंसी शुरू की। देखिए, अब ये लास्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, खुफिया एजेंसी बनाना ये हर एक देश का सपना भी होता है, ज़रूरत भी होती है। जैसे किसी भी चीज़ों की जानकारी हो तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये चीज़ें होना, इसलिए जापान ने इसको शुरू किया। सबसे पहला कारण जानते हैं, सबसे बड़ा कारण दुनिया में जो ध्रुवीकरण होना या दुनिया में बदलाव आना, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में शासन में आना, ये सबसे बड़ा कारण है। ये किसी से पूछे कुछ भी हो, ये एक आंसर आएगा ही आएगा। और दूसरा आंसर कि चीन का ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ना हो। और तीसरा, रूस का यूक्रेन और रसिया के युद्ध में बहुत ही ज़्यादा असहज फील करना। और चौथा, उसके साथ नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल और बहुत सारी ऐसे उपकरण आना जिससे वो जापान पे कभी भी हमला कर सकता है। कोई भी देश हो, अभी वो अपनी, उसके पास कितना भी पैसा हो, वो अपनी सुरक्षा अगर नहीं कर सकता तो उसका पैसा सब बेकार होता है। सेम का रीजन जापान के पास भी है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जापान अमेरिका में इतने का निवेश नहीं करेगा तो मैं उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो ठेका लेके रखा हूँ उस पर मुझे सोचना पड़ेगा। मतलब ये शब्द यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब वो साफ साफ वही हाल हो गई कि ग्रीनलैंड को हम लेंगे, बाद में दबाव में आके पीछे हट गए। मतलब ये उनकी वो वाली भाषा काम आ रही कि जो इसका कोई औचित्य नहीं होता। तो इसकी वजह से मेनली लिया गया। और दूसरा रीज़न ये था कि रसिया यूक्रेन के युद्ध में रसिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगाए गए, उस सैंक्शन के बावजूद भी रसिया युद्ध की सामग्री लाता कहाँ से था। तो बाद में ये समझ में आया, जब रसिया ने यूक्रेन पे गोले गिराए, बम गिराए और मिसाइल्स दागी, उस टाइम पे समझ में आया कि उसमें से जो उपकरण थे वो जापानी थे। तो जापान को समझ में आया मैंने तो कोई उपकरण दिया नहीं, तो ये सारे उपकरण उसे मिले कहाँ से। फिर बाद में पता चला कि उसके इंटरनल जो इंक्वायरीज है, इंटरनल जो खुफिया जानकारी है वो तक नहीं उसे मिल पा रही, तो वो देश को ग्रो कैसे करेगा आगे। इसलिए भी उसको इस चीज़ की नीड पड़ी और उसने ऐसा किया। आई थिंक ये सारी चीज़ें एक दुनिया में एक नए आयाम की तरीके से देखा जाएगा। अब ये देखते हैं कि भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, भारत पे और अमेरिका पे, रूस पे, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे, इंग्लैंड पे, जहाँ भी देखा जाए सब पे एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब कुछ लोग अपने बीच अधिकतम आ जाएंगे खुफिया गुप्तचर के रूप में। बस और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी देश अपनी एश्योरेंस और अपनी एश्योरिटी
ज़्यादा मुकम्मल करता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।